हाइपरटेंशन के रिस्क फैक्टर मेनली टू टाइप्स है। एक जो मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरा जो है मॉडिफाई अपन नहीं कर सकते। मॉडिफाई का मतलब है कि जिन फैक्टर को अपन चेंज कर सकते हैं और जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते उनको अपन बोलेंगे नॉन मॉडिफाई फैक्टर। तो नॉन मॉडिफाई फैक्टर्स का मतलब है वो हमें चेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे हमारा हिस्ट्री के अंदर अपना फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री के अंदर जो है हाइपरटेंशन है। जैसे मान लीजिएगा यूनिफैक्टर का मीन्स क्या हो गया कि भाई जिस व्यक्ति को हाइपरटेंशन होने का खतरा है उसके मदर को भी है हाइपरटेंशन का हिस्ट्री और उसके फादर को भी हिस्ट्री है। तो इससे होने वाली संतान को, उनसे होने वाले उनकी आगे नेक्स्ट जनरेशन को हाइपरटेंशन होने का खतरा है। ये उनके अंदर जो खतरा है, इस खतरे को अपन चेंज नहीं कर सकते, नॉन मॉडिफाई फैक्टर है। तो फैमिली हिस्ट्री या फिर अपन कह सकते हैं जेनेटिक हिस्ट्री, किसी का जेनेटिक्स है, हेरिडिटी जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है। फिर बात करते हैं एज का। एज की बात करें तो एज बढ़ने के साथ, एज बढ़ेगा तो हाइपरटेंशन का जो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एज के साथ जो है वो रिस्क ज़्यादा होता है। मोस्टली जो हाइपरटेंशन होता है वो 30 से 50 ईयर्स के बीच में होता है। 30 साल से 50 साल की उम्र के बीच में हाइपरटेंशन होने का खतरा जो है वो रहता है। इसके अलावा अपन बात करें कि भाई कौन से एज में सबसे ज़्यादा जो है वो रिस्क रहता है। यदि एज जो है वो अपना ग्रुप की बात करें 75 ईयर्स के बाद, 75 ईयर्स के बाद में जो और जो है वो खतरा हो सकता है। यदि 55 ईयर्स तक जो है वो खतरा रहता है मैन को, आदमियों को ये ज़्यादा प्रॉब्लम हो। 5 से लगा के 74 ईयर्स के बीच में है तो मेन और वुमन दोनों को इक्वल जो है वो रिस्क है। दोनों को क्या है, इक्वल जो रिस्क है। 55 ईयर्स से पहले जो है मैन को ज़्यादा खतरा है और 55 टू 74 ईयर्स के बाद में जो है वुमेन्स को, 74 ईयर्स के बाद में ज़्यादा जो रिस्क है वो किसको रिस्क है, फिर जो ज़्यादा रिस्क है वो वुमेन को है। तो ये जेंडर के साथ जो है वो अपन ने रिस्क फैक्टर को पढ़ा है। वापस समझिएगा एक बार क्या कहना चाह रहा हूँ। एज के अकॉर्डिंग जो है, एज बढ़ेगी तो हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम बढ़ेगी। एज की स्पेसिफिक बात करें 30 टू 50 ईयर्स के अंदर जो हाइपरटेंशन होने का खतरा रहता है, ये सबसे ज्यादा खतरा रहने वाली उम्र है। फिर बात कर रही है अपने जेंडर के बारे में। जेंडर के बारे में बात की, 55 ईयर्स से पहले जो है वो ज्यादा रिस्क किसको रहता है, मेल को ज्यादा रिस्क रहता है फीमेल की तुलना में। 55 टू 74 ईयर्स के अंदर जो है मेल और वुमन दोनों को बराबर खतरा रहता है और 74 ईयर्स के बाद जो है वो वुमेन्स को ज्यादा ग्रेट जो रिस्क है वो वुमन को ज्यादा है। कलर का भी यहाँ कुछ इंसिडेंट्स देखा गया है। जो ब्लैकिश कलर के लोग होते हैं, जिनका जो कलर है ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर वाले लोगों को 29% जो है वो ज्यादा हाइपरटेंशन के पेशेंट को देखा गया है। ब्लैक कलर के साथ में क्या लॉजिक है, ऐसा बोला जाता है कि ब्लैक कलर वालों के रेनिन जो है वो ज्यादा सिक्रेट होता है। ब्लैक कलर वाले सोडियम का इंटेक जो है वो ज्यादा करते हैं। जब सोडियम का इंटेक ज्यादा करेंगे तो उसको बीपी का प्रॉब्लम होने का खतरा है। रेनिन इनकी बॉडी से ज्यादा रिलीज होंगे, तो रेनिन इसकी बॉडी से ज्यादा रिलीज होगा तो इनको जो है वो इस अगेन जो इस बात का खतरा है। दोनों को खतरा है, चाहे ब्लैक फीमेल हो चाहे मेल हो, दोनों को बराबर जो है वो खतरा बताया गया है। इक्वली जो है वो रिस्क रहता है ब्लैकिश लोगों के लिए। और ब्लैकिश लोग जो है वो क्या कहते हैं, इनका सेंसिटिव वैसोप्रेसिन, ये वैसोप्रेसिन के प्रति क्या रहते हैं, वैसोप्रेसिन इनमें ज़्यादा सेंसिटिव रहता है। तो कहीं एक वजह ये भी है, ज़्यादा वैसोप्रेसिन का सेंसिटिविटी होना भी एक इनका प्रॉब्लम है। तो ये अपन ने प्रॉब्लम की बात की थी जिसको अपन बोलता नॉन मॉडिफाइड फैक्टर। अब बात करते हैं मॉडिफाइड फैक्टर, मॉडिफाइबल फैक्टर। मॉडिफाइबल फैक्टर का मतलब है अपन इसको चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के लिए अपने पास में सबसे जो हाइपरटेंशन का रिस्क रहता है स्ट्रेस वाला, तो स्ट्रेस को अपन रिड्यूस किया जा सकता है। पेशेंट को हैप्पी
किया जा सकता है। पेशेंट अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेस को स्ट्रेस ना समझे, उसको लाइफ का चैलेंज समझे, और ये जो हाइपरटेंशन कम किया जा सकता है। ओबेसिटी जो है ना, वेट जो रिड्यूस है, स्पेशली जो वेट रिड्यूस होगा तो हाइपरटेंशन का रिस्क रहता है। ओबेसिटी के अंदर जो रिस्ट अपनी कमर है ना, वेस्ट है, अपने वेस्ट वाले एरिया और एब्डोमेन का जो फैट है, ये फैट जो है वो क्या करवाता है, हाइपरटेंशन करवाता है। न्यूट्रिशंस की बात करें, जो लोग ज़्यादा सोडियम डाइट ज़्यादा लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेते हैं, उन लोगों का जो है वो हाइपरटेंशन का रिस्क रहता है। सब्सटेंस एब्यूज कर रहे हैं, सब्सटेंस का एब्यूज कर रहे हैं, चाहे वो सिगरेट पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग जो है वो अपना हाइपरटेंशन कोज करता है, तंबाकू जो है वो ले रहे हैं, या फिर किसी भी जो ओपोइड्स वगैरह उपयोग कर रहे हैं, तो इस तरीके के लोगों को हाइपरटेंशन होने का खतरा रहता है। जो सब्सटेंस एब्यूज करते हैं उन लोगों को ये दिक्कत जो है वो इसके अंदर जो है रिकॉर्डेड की गई है। इसके अलावा सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, किसी का क्या है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल वाले लोगों को ज़्यादा है, मेहनत कम करते हैं जो लोग सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीते हैं, और एक्सरसाइज जो है उनके लाइफ के अंदर कम है ना, मूवमेंट कम है, तो ऐसे लोगों को भी हाइपरटेंशन होने का खतरा है। या फिर जो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, बर्थ कंट्रोल पिल, बर्थ कंट्रोल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज कर रही है वुमन, तो ऐसी महिलाओं को भी खतरा हो सकता है हाइपरटेंशन का। तो ये सारे जो रिस्क फैक्टर बात की थी अपने हाइपरटेंशन के अंदर, तो ये सारे हाइपरटेंशन को कोज करवा सकते हैं। क्लासिफिकेशंस की बात करें, हाइपरटेंशन को क्लासिफाइड कर रखा है अपने 3 कैटेगरी पे, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। किस बेसिस पे कर रखा है, ये अपन ने बेसिस बना रखा है डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है वो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर हाइपरटेंशन है। माइल्ड हाइपरटेंशन का मतलब है अभी जो बीपी बढ़ा हुआ है वो ज्यादा बीपी नहीं बढ़ा हुआ है, अपना जो डायसिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू 90 से ज़्यादा आ रही है, 90 से ज़्यादा और 104 mm ऑफ Hg के बीच में है, तो इस तरह के हाइपरटेंशन को अपन माइल्ड हाइपरटेंशन जो है वो इसको बोलेंगे। दूसरी बात करते हैं मॉडरेट हाइपरटेंशन। मॉडरेट हाइपरटेंशन का मतलब है 105 105 mm ऑफ Hg से लगा के 114 114 mm ऑफ Hg जो है वैल्यू को अपन ने क्या बोला, मॉडरेट। प्रॉब्लम अभी बढ़ा हुआ है पर इतना भी नहीं बढ़ा हुआ है, बीच का वैल्यू जो है बढ़ा हुआ है। फिर बात करते हैं सीवियर हाइपरटेंशन। सीवियर हाइपरटेंशन का मतलब है डायसिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो 115 115 mm ऑफ Hg से ज्यादा बढ़ गया है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे सीवियर डायस्टोलिक हाइपरटेंशन। ये किसके बेसिस पे अपन ने क्लासिफिकेशन दिया, डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग जो है ये अपन ने